दोस्तों पिछले कुछ समय से ये लगातार देखा जा रहा है कि स्पॉन्डाइलोसिस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो लंबर स्पॉन्डाइलोसिस हो या सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि स्पॉन्डाइलोसिस होता क्या है। स्पॉन्डाइलोसिस दोस्तों एक टर्म होती है जिसमें एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं और ये टर्म यूज होती है उस जगह के लिए जहां पर डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हो, जहां पर जो स्ट्रक्चर है वो अपनी जगह से हिल रहा हो, खिसक रहा हो। जैसे जब हम स्पाइंडाइलोसिस का यूज करते हैं हमारे गर्दन के एरिया के लिए, तो चूंकि गर्दन के एरिया को सर्वाइकल कहा जाता है और स्पाइंडाइलोसिस का मतलब ये है कि हमारे सर्वाइकल एरिया में जो बोन है, जो टिश्यूज है, जो लिगामेंट्स है, जो मसल्स है या वहां पर जो डिस्क है, वो सब समय के साथ साथ बेकार होती जा रही है, उनका क्षरण होता जा रहा है, उनका क्षय होता जा रहा है, वहां पर डिजेनरेटिव चेंजेस आते जा रहा है, या वो जो एक नॉर्मल पोस्चर में होती है, एक नॉर्मल पोजीशन में होती है, उस पोजीशन से उनकी जो सीमा है उससे बाहर निकल रही है, वो दूसरे की सीमा में प्रवेश कर रही है। अब साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जनरली हम बोल देते हैं कि ये गर्दन का दर्द हो रहा है, परंतु दोस्तों ये सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हमारी गर्दन में अंदर की तरफ जो हमारी स्पाइन निकली हुई है, स्पाइन गर्दन पीछे से निकल के गर्दन से होते हुए, पीठ से होते हुए, कमर से होते हुए नीचे की तरफ गई है। इसमें क्या होती है दोस्तों, कशेरुकाएं होती हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में वर्टिब्रा कर लीजिए या मेरुदंड कर लीजिए। तो दो हड्डियां होती है इस प्रकार की, और उनके बीच में इन हड्डियों को आपस से टकराने से रोकने के लिए, या आपकी गर्दन नीचे हो सके, ऊपर हो सके, इस प्रकार का मूवमेंट कर सके, इसलिए इन दोनों हड्डियों के बीच में, इन दोनों वर्टिब्रा के बीच में दोस्तों एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डिस्क कहते हैं। कई बार क्या होता है, ये जो हड्डियां होती है, ये तो दोस्तों बोन्स जो होती है कैल्शियम की बनी होती है, तो कई बार ये हड्डियां ही खराब होने लगती है, या कई बार इनके बीच में ये जो डिस्क है जो इन दोनों को आपस में टकराने से रोक रही है, ये डिस्क जो जेली लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये समय के साथ साथ इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। मतलब यदि इसके बीच की जो डिस्क है उसकी लेयर इतनी मोटी है तो या तो वो पतली होती जाएगी, या वो डिस्क जगह जगह से कट फट जाएगी, या दोस्तों वो डिस्क जो है अपना जगह स्थान छोड़ देगी। यदि उसे इन दोनों के बीच में रहना चाहिए तो या तो वो इधर निकल जाएगी, इधर निकल जाएगी, अपनी जगह को हट जाएगी। तो इसे बोला जाता है प्रोलेप्स ऑफ डिस्क या बल्जिंग ऑफ डिस्क। या कई बार क्या होता है, ये हल्की सी अपनी जगह से सरक जाती है, तो इसे स्लिप डिस्क की शिकायत भी कहा जाता है। अब यदि ये सारी चीजें आपके सर्वाइकल रीजन में यानी गर्दन के पीछे हो रही है तो इसे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। तो दोस्तों ये जो बीमारी है ये बहुत ही एक प्रकार से कर लीजिए ध्यान देने योग्य बीमारी है। मतलब आप इसे लापरवाही में नहीं ले सकते, क्योंकि यदि आप इसे समय के साथ ठीक नहीं करते हैं तो ये आगे जाकर आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो बीमारी होती है ये किस कारण होती है। तो दोस्तों ये इसका एक सबसे मुख्य कारण तो होता है चोट। तो यदि आपको किसी कारण से गर्दन में चोट लगी है तो हो सकता है वहाँ पर डिस्क प्रोलेप्स हुई हो, बल्जिंग हुई हो, वहाँ की डिस्क क्षतिग्रस्त हो गई हो, या हो सकता है वहाँ के वर्टिब्रा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हो। दूसरा कारण होता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग आजकल आधुनिक जीवन शैली में तो ये बहुत कॉमन हो गया है, तो बहुत सारे लोगों का काम ऐसा होता है कि वो लगातार गर्दन को झुकाए रखते हैं। तो जब हम गर्दन को लगातार एक जैसा काफ़ी लंबे समय तक झुकाए रहते हैं तो हमारी गर्दन पर जोर जाता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण इस गर्दन पर बहुत ज़्यादा भार जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको आपकी गर्दन का नॉर्मल एक पोस्चर जो है इस प्रकार से मेंटेन करना चाहिए। परंतु यदि आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो भी आपकी गर्दन नीचे होती है, आप कंप्यूटर का काम कर रहे हैं तो भी गर्दन नीचे होती है, आप लगातार मोबाइल चला रहे हैं जो कि आजकल हर घर में हो गया है, बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़, तो भी आपकी गर्दन नीचे रहती है, जिसके कारण धीरे 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 इस एरिया पर वजन जाता जाता है। और जब तक एक लिमिट होती है डिस्क की सहन करने की तब तक वो सहन करती है, और जब उसकी कैपेसिटी से बाहर आ जाता है तो वो अपनी जगह छोड़ करके पीछे की तरफ हट जाती है, बल्जिंग कर लेती है या फिर प्रोलैप्स कर लेती है। और यही कारण है कि आधुनिक काल में या आजकल के समय में ये जो स्पॉन्डाइलोसिस के केस है, चाहे वो लंबर हो या सर्वाइकल, ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। तो ये मुख्य मुख्य कारण होते हैं। और एक या तो यदि आप दोस्तों घर में बहुत ऊंचा तकिया यूज़ करते हैं, देखिए तकिया का ऊंचा होना भी एक प्रकार से वही बात है कि आपकी गर्दन का नीचे होना। बस अंतर इतना है कि आप कंप्यूटर चलाते समय, काम करते समय बैठ के कर रहे हैं और लेटते समय आप लेटे हुए हैं, परंतु जब आप ऊंचा तकिया रखते हैं तो ऑलरेडी वहां पर भी गर्दन नीचे की तरफ हो रही है। तो गर्दन को नीचे करना जिसके कारण आपकी गर्दन के पिछले हिस्से पर जोर पड़ रहा हो और वो अपने नॉर्मल कर्वेचर को, अपने नॉर्मल पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पा रही, एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों
सर्वाइकल स्पाइंडाइलोसिस का चोट भी एक मुख्य कारण होता है। तो दोस्तों यदि हम इन कारणों से बचे रहे तो हम इस बीमारी को होने से बचा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना केवल इतना सा काम है दोस्तों कि जब भी यदि आपका काम ऐसा है कि आपको मजबूरी बस अपनी गर्दन नीचे रखनी ही है, तो आप कुछ कुछ समय में गर्दन ऊंची कर लीजिए, गर्दन का मूवमेंट कर लीजिए, ताकि वापस से वो अपनी पोस्चर को मेंटेन कर सके। या यदि इस पर लोड आया है तो कुछ समय के लिए लोड हल्का हो जाए, ताकि आप वापस से फिर उस पर लोड देंगे तो वो उसे फिर से कुछ समय तक डिस्क जो है वो सहन कर सकेगी। दूसरी बात, कई बार क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम की कमी के कारण भी ये जो वर्टिब्रा होती है, ये जो मेरुदंड होती है, कसुरुकाएं होती है, ये धीरे 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 झड़ने लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस समझ लीजिए। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, कई बार वर्टिब्रा झड़ने के कारण वहाँ की लोकल जो हड्डी है वो झड़ने के कारण झड़ते झड़ते धीरे धीरे वहाँ पर नुकीले सिरे बना लेती है, जिसे ऑस्टियोफाइट कहते हैं। या ये समझ लीजिए यदि हड्डी का कोई टुकड़ा बढ़ रहा हो तो वो नुकीले सिरे के रूप में परिवर्तित होकर के ऑस्टियोफाइट बन जाता है, और ये वहाँ से निकलने वाली तंत्रिकाओं या नर्व को प्रेस करता है, प्रेशर देता है, जिसके फलस्वरूप इसके बहुत ही ज़्यादा हानिकारक लक्षण हमारी बॉडी में पैदा होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। यदि आप बहुत लंबे समय तक गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो भी आपको लंबे समय तक नीचे नहीं देखना है। कोशिश करनी है कि आपकी नॉर्मल जो है पोस्चर को मेंटेन कर सके। यदि आप कार चलाते हैं, बस में बैठते हैं, अचानक से झटके पड़ते हैं, ब्रेक लगता है, धक्का लगता है, तो आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें कि इस एरिया में हमें ज़्यादा लोड ना आए, ज़्यादा झटके ना आए। तो दोस्तों ये सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे, तकिया जो है आप ज़्यादा ऊंचा नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप यदि लंबे समय तक झुक कर नहीं देखेंगे, मोबाइल चलाते हैं, एक नॉर्मल पोस्चर को मेंटेन करके रखेंगे, तो आप इन बीमारियों से बचे रहेंगे। अब लक्षण की बात करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की क्या लक्षण है? दोस्तों जब यहाँ पर डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं तो उसके लक्षण बहुत ही हानिकारक होते हैं। सबसे पहले तो यदि यहाँ पर आपको ये सब चेंजेस आ रहे हैं, स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, तो आपको यहाँ पर हमेशा अकड़नसी महसूस होगी। आप जब भी गर्दन घुमाएंगे आपको दर्द हो सकता है, अकड़नसी हो सकती है, ऐसा लगेगा जैसे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, बहुत मेहनत लग रही है गर्दन घुमाने में। गर्दन के हिस्से में भारीपन लगा हुआ रह सकता है, और ये भारीपन गर्दन से लेकर के सर तक में आपको महसूस हो सकता है। इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के मरीजों को बार बार चक्कर आने की शिकायत भी होती है। कई सारे मरीजों के कान में सुन्नपन भी रहता है, एक सूं टाइप की टेराइटस जैसी आवाज़ भी लगातार सुनाई देती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के मरीज में यहाँ पर दोस्तों जितना ज़्यादा नर्व में कंप्रेशन होगा उतने ज़्यादा असर उसके इन कंधों पर, भुजाओं पर और हाथ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो तंत्रिकाएँ जो नर्व से निकलती है वो इस पूरे एरिया में अपना असर दिखाती है। तो यदि यहाँ पर आपको कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं गर्दन में, यदि वो कम है तो आपको कंधों में या बाह में भारीपन लग सकता है, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। परंतु दोस्तों जैसे जैसे वो कंप्रेशन बढ़ता जाएगा, नर्व यहाँ से ब्लॉक होती जाएगी, उतना ज़्यादा आपको यह हिस्सा सुन्नपन महसूस होगा। धीरे धीरे आपको हाथों में चींटियाँ रेंगती हुई महसूस होगी, और हाथों में धीरे धीरे आपको कमजोरी लगने लगेगी, सुन्नपन आता जाएगा। और यदि दोस्तों ये कंडीशन आपने ठीक नहीं करी और ये समस्या आपकी लगातार बढ़ती गई, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके हाथ में इतनी ज़्यादा कमजोरी आएगी कि आप किसी चीज़ को उठा नहीं पाएंगे। उठाएंगे तो आपको मजबूती नहीं लगेगी, और एक समय ऐसा आएगा यदि बीमारी बढ़ती गई, आपने इलाज नहीं किया, कि आप इसे पकड़ भी नहीं पाएंगे और ये बार बार गिरती चली जाएगी। क्योंकि ये पूरा ताकत जो मिल रही थी दोस्तों वो यहाँ से मिल रही थी, अब ये नर्व यहीं पर ब्लॉक हो गई तो वो सेंसेशन इधर आना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। तो ये इतनी हानिकारक बीमारी होती है, और इसे आप प्रारंभिक अवस्था में यदि ट्रीट कर लें तो बहुत अच्छा है। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि गर्दन नीचे करने के कारण इसमें दिक्कत ज़्यादा होती है, तो डॉक्टर लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी आप इलाज के लिए जाएंगे आपको एक ब्रेस पहना दिया जाता है, सर्वाइकल ब्रेस, सर्वाइकल कॉलर आपको लगा दी जाती है। आप साधारण भाषा में क्या कहेंगे, गले का पट्टा आपको पहना दिया जाता है। अब वो आगे से इस प्रकार से पैक रहता है कि आप गर्दन नीचे कर ही नहीं सकते। तो जब गर्दन नीचे नहीं होती तो इस पर लोड बढ़ता नहीं है, और वो धीरे धीरे अपनी जगह को यदि वो क्योर करने की अवस्था में है, लिमिट के अंदर नुकसान हुआ, तो बॉडी फिर उसे खुद ही क्योर करती है। इसके कारणों को दूर कीजिए। यदि कैल्शियम की कमी के कारण वहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस हुआ तो कैल्शियम सप्लीमेंट जो है आपको यूज़ करना चाहिए। एलोपैथिक डॉक्टर यही करते हैं, या तो वो आपको सीधे ऑपरेशन की सलाह दे देंगे, या आपको कैल्शियम वाली मेडिसिन से देंगे, या नर्व को पावर पहुँचाने के लिए विटामिन B12 वाली मेडिसिन देंगे। और यदि आपको दर्द है, अकड़न है, जकड़न है, तो आपको केवल और केवल पेन किलर मेडिसिन दी जाएगी। पर होम्योपैथी में दोस्तों इसके लिए बहुत ही अच्छे इलाज है, और इस पर हमने एक मेडिसिन पर वीडियो भी बनाया था, रुक पेन नाम की WSI की एक मेडिसिन आती है, आप उसका यूज़ करके देख सकते हैं।
सकते हैं। परंतु यदि आप दोस्तों चाहते हैं कि हमें मेडिसिन यूज़ करना है जो रुक पेन से भी ज़्यादा प्रभावी हो, तो हम इसके लिए एक विशेष प्रकार के कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम कुछ मेडिसिन एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। जैसे हम उसमें 3 प्रकार के लिक्विड दवा और एक टेबलेट फॉर्म में दवा देते हैं इस बीमारी के इलाज के लिए। 2 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं, 2 महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा असर देखने में मिल जाता है। तो इसमें क्या क्या देते हैं दोस्तों, एक जो देखिए वीडियो बहुत लंबा होने के कारण अब मैं मेडिसिन डिटेल में नहीं बताऊंगा। वैसे भी मैं इन सभी मेडिसिन के बारे में बहुत बार वीडियो बना चुका हूं, बहुत डिटेल में बना चुका हूं। तो यदि आप वो सब जानना चाहें तो हमारी चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। तो हम 3 प्रकार के लिक्विड बनाकर तैयार करते हैं। पहले जो लिक्विड होते हैं उसमें हम मिलाते हैं आर्निका, रस्टाक्स, रूटा। आर्निका यहाँ के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, रस्टाक्स जो है यहाँ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, रूटा यहाँ के सॉफ्ट टिश्यूज और लिगामेंट की मजबूती के लिए। दूसरा जो हम लिक्विड लेते हैं उसमें 2 दवाएं मिलाते हैं, सिम्फाइटम और हाइपेरिकम। सिम्फाइटम वर्टिब्रा, कशेरुका या जितने भी वहां पर बोन है उनको मजबूती देने के लिए, और हाइपेरिकम ये जो पूरी तंत्रिका है, ये पूरी नर्व है, यहां से लेके यहां पूरी सप्लाई हो रही है, इन पूरी नर्व में जान डालने के लिए हाइपेरिकम का यूज होता है। और तीसरे जो लिक्विड होते हैं दोस्तों उसमें हम मिलाते हैं एसिड बेंजोइकम, जो यदि आपको दोस्तों किसी कारण से वहां पर, जैसे मैंने आपको बोला ऑस्टियोफाइट वगैरह डेवलप हो गए, उनको काटने का काम भी करती है और हड्डियों के दर्दों को खींचने का काम भी करती है। फिर हम मिलाते हैं दोस्तों लीडमपाल। लीडमपाल जो है कई बार गठिया आर्थराइटिस जैसे केसेस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। और तीसरी हम मिलाते हैं कास्टिकम, जो यहाँ की अकड़न और जकड़न को खत्म करने का काम करती है। तो ये 3 प्रकार के लिक्विड दवाएं हम मिक्सचर बना करके देते हैं और एक टेबलेट फॉर्म में मेडिसिन देते हैं, जिनमें ऐसी दवाएं होती है जो कैल्शियम की वृद्धि तो करती ही है, साथ ही साथ दोस्तों ये कैल्शियम के, यदि जैसे मैंने आपको बताया नुकीले सिरे निकल गए हैं, या कैल्शियम के हड्डियों के नुकीले सिरे निकल गए हैं, या हड्डियां बढ़ गई है, या हड्डियों का क्षय हो रहा है, चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है या ऑस्टियोफाइट हो रहा है, इन सभी को कंट्रोल करने में सक्षम ऐसी टैबलेट्स का हम यूज करते हैं जो 100% शुद्ध होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। तो इस प्रकार से कुछ कॉम्बिनेशंस वगैरह का हम निर्माण करते हैं जो आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केसेस को ठीक करने में बहुत मददगार होती है। साथ में आपको एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। एक्सरसाइज आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर एक से एक फिजियोथेरेपिस्ट है उनके सलाह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, या हम आपको कुछ कॉमन एक्सरसाइज बताएं तो हम 5-10 बार इस प्रकार से प्रेशर, 10 बार इस प्रकार से प्रेशर, 10 बार आगे प्रेशर, और सबसे विशेष इस प्रकार से हाथों को मिलाकर सर के पीछे रखकर गर्दन को पीछे की तरफ प्रेस करना। ये दोस्तों सबसे स्पेशल इसका एक्सरसाइज होती है, क्योंकि जो बल्जिंग होती है वो पीछे की तरफ होती है। तो जब हम पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो वो डिस्क वापस अपनी जगह पर सरकती है आगे की तरफ, और ये एक जगह पर आकर सेट हो जाती है। इसके अलावा आप 8-10 बार इस प्रकार से क्लॉकवाइज और 8-10 बार जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है गर्दन घुमा सकते हैं। इस प्रकार से हाथों को रखकर या कंधे पर हाथों को रखकर इस प्रकार से 10 बार और 10 बार इस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, आप यूट्यूब पर इसके हजारों वीडियो देख करके सीख सकते हैं, पर मेडिसिन बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि ये जो डिजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं ये बढ़े नहीं, आपकी बीमारी ना बढ़े, वो धीरे 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 ये रिवर्स लेकर आपको नॉर्मल कर सके। एक्सरसाइज भी जरूरी है ताकि सारी चीज़ें जगह पर सेट हो सके। तो यदि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए हमसे मेडिसिन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। वहां पर आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी कि मेडिसिन का चार्ज क्या होगा, आप तक किस तरह से पहुंचेगी, और कुछ नंबर आएंगे जिस पर पेमेंट करके आप मेडिसिन आपके एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।